10 दिन आगे 5 दिन गैप। हाँ बस फिर वो फायदा क्या है? ऑनलाइन तो ऑनलाइन ही है। हाँ कुछ समझाते हैं तो मानते हैं। हाँ, क्या पढ़ रहे थे? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में क्या पढ़ लिया था अपन ने? करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे अपन ने, है ना? करेक्टर लिखे हैं अपन ने, है ना? हाँ, तो करेक्टर एक बार रिपीट कर देते हैं जो भी आपने लिखे होंगे, है ना? एक तो बैक्टीरिया के बारे में इंफॉर्मेशन थी, शब्द किसने दिया, खोज किसने करी, है ना? संवर्धन किसने किया, ये आपको पता है। किसने किया संवर्धन? रॉबर्ट कोच ने किया था, है ना? और इसके बाद ये जो है केंद्रक होता नहीं है इसमें, प्रिमिटिव टाइप का केंद्रक है जिसको अपन केंद्रकाप कहा या जीनोफोर कहा। कोशिकांग नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है ना? और इसके अलावा अपन ने है एमाइटोसिस होता है, असूत्री होता है, समसूत्री ना अर्धसूत्री नहीं पाया जाता, और डीएनए आरएनए दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होते हैं। ये एक पॉइंट इसलिए है कि आपको वायरस जब पढ़ोगे तो वायरस में केवल एक ही प्रकार का होगा, या डीएनए होगा या आरएनए होगा, लेकिन बैक्टीरिया ऐसा एग्जाम्पल है प्रोकैरियोट्स में जिसमें दोनों ही अपन को मिलते हैं, ठीक है ना? माइकोप्लाज्मा में भी दोनों ही मिलेंगे अपन को। वायरस एक ऐसा है जिसको अपन एक पार्टिकल नाम से जानते हैं, सेल नहीं है, ए सेलुलर है। वायरस क्या है? ए सेलुलर है, तो हम प्रोकैरियोट्स में भी नहीं रख पाते उसको, समझे ना? उसमें सेल है ही नहीं है, कोशिका है ही नहीं है उसके अंदर, लेकिन डीएनए है। क्या है? डीएनए है उसमें, है ना? तो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, तो हम दोनों कैटेगरी में उसको रखते हैं। जब पढ़ेंगे आगे तो बताएंगे। तो अब जो अपन आगे जो बात करेंगे इसकी सेल वॉल की बात करेंगे, ठीक है ना? ये प्रोकैरियोट्स में जो जीवाणु है जिसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो अपन पढ़ते हुए आए हैं अभी तक, पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है ना? किसकी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन। अब आप ये देखो कि सेल वॉल की हम जब बात करते हैं तो प्लांट्स में भी सेल वॉल है, एल्गी में भी है, फंजाई में भी है या नहीं है? सब में ही सेल वॉल है। तो सबका अलग अलग कंपोजिशन है, कोई सेलुलोज है तो कोई काइटिन है, कोई पेक्टोसेलुलोज है। और ये एग्जाम्पल जो है अपना जिसमें सेल वॉल भी है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स है, पेप्टाइडोग्लाइकन, है ना? ये वर्ड और मिलेगा अपन को, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड की बनी है, या म्यूरेमिक एसिड की बनी है, म्यूरेमिक एसिड, है ना? अब इसमें से कोई सा भी वर्ड अपन को मिलता है तो वो तीनों ही सही है। अब अगर हम जनरल बात करें कि भाई पेप्टाइडोग्लाइकन होता क्या है, तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। ये हमें दो वर्ड दिखते हैं, पेप्टाइडो और दूसरा वर्ड क्या है? ग्लाइकन। यहाँ भी दो वर्ड है, म्यूको और पेप्टाइड। ये केमिकली है, नाम म्यूरेमिक एसिड, ठीक है? इसमें अपन को नहीं जाना। अब ये दोनों शब्द बहुत ही क्लियर हैं, आपको पता है एक एक वर्ड का अगर अपन संधि विच्छेद जो कर रहे हैं अर्थ देखें तो पेप्टाइड प्लस ग्लाइकन, पेप्टाइड प्लस, तो फिर पेप्टाइड क्या है आपको पता है? पेप्टाइड क्या होते हैं? क्या होते हैं? जब ये याद रह जाएगा ना तो फिर पेप्टाइडोग्लाइकन कभी नहीं भूलेंगे अपन, है ना? दोनों वर्ड मिला दिए इसलिए पेप्टाइडोग्लाइकन हो गया। जैसे न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, तो इन दोनों को मिला के क्या बोल दिया आपने? न्यूक्लियो प्रोटीन, यही तो बोला, ठीक है ना? तो ये दो वर्ड, ये न्यूक्लियो और प्रोटीन, है ना? ये इनसे ये अर्थ निकल गया, आपको पता है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन होते हैं, तो ठीक वैसे ही पेप्टाइडोग्लाइकन है। अमीनो अम्ल नाम सुना है? सुना है अपन ने, ठीक? कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, अमीन ग्रुप होता है, एक तरफ कार्बोक्सिल एक तरफ अमीन ग्रुप, NH2 और COH होता है, ठीक है? जब अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे?
आपस में जुड़ेंगे तब वो चेन बनेगी, ठीक है। उस चेन को हम बोलते हैं पेप्टाइड चेन। तो पेप्टाइड बॉन्ड दोनों के बीच में क्या होगा, NH2 और कार्बोक्सिल के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होगा। एक अमीनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो वर्ड बन जाता है पॉलीपेप्टाइड। एक पेप्टाइड, दो पेप्टाइड और दो से ज्यादा का मतलब पॉलीपेप्टाइड। क्या हो गया, पॉलीपेप्टाइड हो गया। पॉलीपेप्टाइड क्या है, टेक्निकली हम आपसे कहें कि प्रोटीन क्या है, तो तुम्हारा आंसर ये होगा कि प्रोटीन जो है वो शरीर में पाई जाती है, जिससे शरीर मजबूत होता है, हमें ताकत प्रदान करता है। ये आर्ट्स वालों का आंसर है, वो आराम से लिख के आते हैं इस चीज़ को। तुम क्या लिखोगे कि प्रोटीन क्या है, तो तुम्हारे लिखने का, क्योंकि तुम साइंस पढ़ी है, तो तुम क्या बोलोगे, इट इज ए पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलोगे, एक सिंपल सा आंसर, टेक्निकल आंसर, जो सामने वाला भी आपका आंसर सुन के उसको अच्छा लगे कि हाँ ये पढ़ने वाले बच्चे। तो प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड, यानी बहुत सारे पेप्टाइड जुड़े हैं। तो ये क्या हो गया, पेप्टाइडो क्या है, प्रोटीन होगी कि नहीं होगी प्रोटीन। तो खोदा पहाड़ की और निकली चुहिया वाली कहानी है। प्रोटीन प्लस ग्लाइकन का मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। तो यानी सेल वॉल किसकी बनी है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की, जिसका एक टेक्निकल टर्म बन गया पेप्टाइडो ग्लाइकन बन गया, ठीक है। यानी आपको अब ये पता है कि जो सेल वॉल है उसमें प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। अगर हम दोनों का टेक्निकल टर्म यूज करते हैं तो वो पेप्टाइडो ग्लाइकन, क्योंकि प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड है। प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है ना, और ग्लाइकन जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो दोनों मिलके पेप्टाइडो ग्लाइकन कहलाते हैं एसिड। इसमें म्यूकोपेप्टाइड, ये म्यूकोबर्ड और ये पेप्टाइड। अब अच्छा, बैक्टीरिया सबने देखा है, देखा है बैक्टीरिया, देखा है ना, सबने देखा है, देखे ही नहीं है, फील तो किया होगा, बैक्टीरिया सबने फील किया। रोज दही खा रहे हो, जो खट्टापन है वो बैक्टीरिया तो है, तो खाने के बाद भी फील नहीं हुआ कि क्या खाया आज। छाछ पी तो पता नहीं चला कि छाछ पी थी आज। जो दूध से दही बन गया और दही से छाछ बन गई, जो खट्टापन आया वो किसके कारण आया, आज मत, कल, आज दही बनाओ कल मत खाना, परसों खा के बताओ, है ना, खाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया और बढ़ गए। तो तुम तो बैक्टीरिया खा भी रहे हो तब भी फील नहीं कर पा रहे, कर पा रहे हैं क्या, कब करेंगे फील, है ना। अब देखो दूसरा तरीका भी बता रहे हैं फील करने का। एक बकेट में पानी भर के रख दो, एक दिन भरा रहने दो, दूसरे दिन उसको फेंक दो और फिर हाथ लगाओ नीचे, तो क्या मिलेगा, चिकना सा मिलेगा। चिकना क्या होता है, म्यूकस। चिकना क्या होता है, म्यूकस, श्लेष्मी पदार्थ होता है कि नहीं होता। तो म्यूको क्या है, म्यूकस क्या है, म्यूकस। और आपको ये पता है पेप्टाइड क्या है, प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन है या नहीं है। और म्यूकस क्या था, जो कार्बोहाइड्रेट से बना था, किससे बना था, कार्बोहाइड्रेट से। तो वो चिपचिपा जो पदार्थ जो आपको मिला, बैक्टीरिया हमेशा चिपचिपा होता है। तुम्हारे कहीं भी पस पड़ जाता है, घाव हो जाता है, तो उसमें पीले रंग का पस पड़ता है, उसको टच कभी भी हो जाता है, फुंसियाँ हो जाती हैं, अपने एक्ने हो जाते हैं, तो जब भी हो तो चिपचिपा होता है वो क्या है, म्यूकस है। क्या है वो, सब्जी सड़ जाती है घर में, कोई भी चीज़ गर्मियों में अपनी सब्जियां खराब हो जाती हैं, बनी हुई पूड़ियाँ खराब हो जाती हैं, उसमें लार बन जाती है। क्या बन जाती है, दाल है तो दाल गाढ़ी हो जाएगी और वैसे हो जाएगी जैसे लार बन गई हो उसमें, तो म्यूकस ही तो बना। क्या बना, तो म्यूकस का बनना ही वो बैक्टीरिया का पार्ट है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड बन गया। क्या बन गया, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, और उसके साथ क्या जोड़ा है, प्रोटीन, पेप्टाइड जोड़ा है। तो दोनों वर्ड जोड़ के क्या बन गया, म्यूकोपेप्टाइड, यानी म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्लस प्रोटीन। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड जितने भी पॉलीसैकेराइड है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्या है वो, कार्बोहाइड्रेट।
नहीं है क्या? उसका बस टेक्सचर बदल गया इसलिए म्यूको हो गया, वो म्यूकस हो गया। भिंडी काटी है, अरबी काटी है, भिंडी में म्यूकस निकलता है, वो क्या होता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसलिए इसको म्यूकोपेप्टाइड कहते हैं, ठीक है ना? यानी म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्लस प्रोटीन, यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, बात वही है। और ये केमिकली नाम है म्यूरेमिक एसिड होता है। क्लियर है ना? तो ये शब्द तो हमें ऐसा लगता है कि बड़ा भारी शब्द है, लेकिन शब्द का अर्थ पता चलते ही हमें चीजें पता चल जाती हैं, लेकिन वो दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, है ना? बहुत सारी चीजें दिमाग में बैठती नहीं है, पढ़ाई की खासकर नहीं बैठती हैं, अपने देर से बैठती हैं, तब तक समय निकल जाता है। तो बात समझ में आई? बात बहुत छोटी सी थी, एक्सप्लेन इसलिए किया कि तुम्हारे दिमाग में अब सेट हो जाए कि म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकन होता क्या है। समझ में बात आई? नहीं तो मुझे तो एक लाइन लिखाने में टाइम नहीं लगता कि सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने कि होता क्या है पेप्टाइडोग्लाइकन, और यही करते आए हैं अपन, अभी तक पढ़ते आए, ऐसे ही पढ़ते आए, ना तो उसके आगे का पता ना अपन को पीछे का पता। तो क्वेश्चन का आंसर अपने से नहीं हो पाएगा। अगर उसमें लिखा हो, 4 ऑप्शन लिखे हो कि प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की बनी है, तो हो सकता है अपन आंसर गलत करके आ जाए, एक तीसरा भी कुछ लिखा हो। लेकिन अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकन प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है? तो क्वेश्चन कोई सीधा नहीं आता है, घुमा के भी पूछ लिया जाता है, और आपका ब्रेन जो है उस वक्त क्या काम करता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके अलावा जो अपन ने सेल वॉल की बात करी, अब इसी सेल वॉल में 2 शुगर डेरिवेटिव्स होते हैं, शर्करा के व्युत्पन्न होते हैं, शुगर डेरिवेटिव्स, ठीक है? अब वो 2 जो हैं, यानी ये शुगर डेरिवेटिव्स जो 2 मिलेंगे अपन को, ये किसी भी यानी पूरे यूनिवर्स में किसी की कोशिका भित्ति में नहीं पाए जाते हैं, दोनों। बात समझे? केवल और केवल कहाँ मिलेंगे? जीवाणु में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? जीवाणु में। केवल एक जो है, जो 2 में से एक है, वो केवल कवक में मिलता है। किससे मिलता है? कवक के अंदर मिलता है। तो इसलिए कवक की जो सेल वॉल होती है वो विशिष्ट होती है, जिसको अपन काइटिन बोल देते हैं, ठीक है? या फंगस सेलुलोज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फंगस सेलुलोज कहते हैं। तो काइटिन भी स्पेसिफिक है, क्योंकि उसके अंदर एक शुगर डेरिवेटिव्स होता है, बाकी किसी में नहीं है। सबकी कोशिका भित्ति जो है वो नॉर्मल है। केवल जीवाणु में हमें 2 शुगर डेरिवेटिव्स देखने को मिलते हैं, और वो हैं NAM, ये शॉर्ट फॉर्म है, और NAG। पुराने बच्चों को पता है NAM क्या है? N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ये शुगर डेरिवेटिव्स हैं। और N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये जो है एक शुगर डेरिवेटिव्स ग्लूकोसामाइन, ये जरूर फंगस में मिलता है। किसे मिलता है? फंगस में मिलता है, इसलिए वो विशिष्ट हो जाती है। फंगस सेलुलोज कह देते हैं या काइटिन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? काइटिन कहते हैं। तो फंगस जब पढ़ेंगे तो वहाँ याद रखना, उसी कोशिका भित्ति किसकी बनी है ना? फंगस सेलुलोज की बनी होती है, जिसमें कि एक एन-एसिटिल ग्लूकोसामाइन मिलता है। तो ये 2 शुगर डेरिवेटिव्स जो इसके अंदर मिले वो बड़े इंपॉर्टेंट है, NAM और NAG करके। इसके अलावा जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड है वो भी अल्फा एलानिन, डी एलानिन अमीनो एसिड है। ये ग्लूटामिक एसिड, एंड डाई अमीनो फीमेलिक एसिड, DPA बोलते हैं इसको बोलते हैं DPA, जिसका बहुत बड़ा रोल आगे अपन को देखने को मिलेगा, जहां इंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है, अंतःबीजाणु बनता है।
क्या बनता है, अंतःविकरण बनता है। तो अब हम कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति में यहाँ से लेके यहाँ तक अपन को ये बातें दिमाग में रखनी है, ठीक है। कुछ समझ में आई बातें, है ना। चलो लिखो इसको, लिखो इसकी कोशिका भित्ति या जीवाणुओं की कोशिका भित्ति। पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरेमिक अम्ल की बनी होती है। अब ये जो मैंने आपको बताया प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, ये आप अपने साइड में लिख लें, आपकी इच्छा हो तो। समझाने वाली बात है, आपके समझ में आने वाली बात है, और समझ में आ गई है तो पेप्टाइडोग्लाइकन ही लिख लें। जीवाणु कोशिका भित्ति में अगला पॉइंट लिखें, दो शर्करा के विशिष्ट व्युत्पन्न पाए जाते हैं। टू शुगर derivatives are present in बैक्टीरियल सेल वॉल। शर्करा के दो विशिष्ट व्युत्पन्न पाए जाते हैं, नाम और नाग, इनके फुल फॉर्म चाहे तो लिख लें। इनके अतिरिक्त अमीनो अम्ल के रूप में अल्फा एलानीन, सामने लिखे बोर्ड पे, कोमा डी एलानीन, कोमा ग्लूटामिक एसिड और डाईपीमेलिक अम्ल डीपीए, डाई अमीनो पीमेलिक एसिड डीपीए पाए जाते हैं। अब देखें, जो एक करैक्टर और हमें देखने को मिलता है, ये सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल बना रहे हैं। ये आप देखें, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा कला या प्लाज्मा झिल्ली
या जैब झिल्ली, जो भी आप चाहो, ठीक है। अब आप देखो प्लाज्मा झिल्ली जो है ये सेल वॉल है बाहर की, ये संरचना सेल वॉल की है। अब आपको इसमें ये इनफोल्डिंग्स दिख रही हैं, सेल वॉल अंदर फोल्ड हो गई। ऐसे स्ट्रक्चर हमें फिम्बरी के मिलते हैं जंतु कोशिका में। किसके मिलते हैं? फिम्बरी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, यानी कि सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन अंदर फोल्ड हो गई, ठीक है। और फोल्ड होने से ये होता है कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर वो सीधी हो जाए तो सरफेस एरिया उसका बढ़ जाएगा। ऐसी लीफ में मिलता है। जो अपनी लीफ कौन सी होती है? जीरोफिटिक लीव्स होती है। क्या होती है? जीरोफिटिक लीव्स होती हैं, ठीक है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो वो आसानी से अपने आपको फोटोसिंथेसिस कर लेती, बचा लेती। अब इन इनफोल्डिंग्स को जो सेल मेम्ब्रेन जो फोल्ड हुई है, यहाँ भी हुई, यहाँ पे हुई। अब आप देखो मिडिल ऑफ द सेल है ये, क्या है ये? मिडिल ऑफ द सेल है। इस फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं मीजोसोम। क्या बोलते हैं? मीजोसोम। मीजो एंड सोम, दो वर्ड हैं यहाँ पे। मीजो का मतलब होता है मिडिल, सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो बॉडी के बीचों बीच इसको हमने बोल दिया मीजोसोम बोल दिया, ठीक है। अब मीजोसोम का काम क्या है? मैंने कहा मिडिल ऑफ द सेल है। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका रेस्पिरेशन का, इसका है रेस्पिरेशन का, श्वसन का, ठीक है। दूसरा फंक्शन है जनन का, गुणन का। अब इसमें जनन तो कोई वैसे है नहीं है। कोशिका दो भागों में बंटती है। कितने भागों में बंटती है? तुरंत दो भागों में टूटती है, इसको असूत्री विभाजन कहते हैं। तो मीजोसोम की हेल्प से ये कोशिका इतनी अलग और इतनी अलग, क्योंकि ये मिडिल ऑफ द सेल अपन को देखने को मिलते हैं। तो अगर हम कहें कि प्रोकैरियोट का माइटोकॉन्ड्रिया कोई है, क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोट का माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? मीजोसोम को कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? श्वसन करना। सबसे बड़ा काम श्वसन का है। यूकैरियोट में है कि नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते एटीपी नहीं बनेंगे। क्या नहीं बनेंगे? और वो एनर्जी कहाँ खर्च होती है? रेस्पिरेशन में होती कि नहीं होती? तो वही काम यहाँ पर मीजोसोम का है। किसका है? और मीजोसोम नाम देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो फिट्ज जेम्स थे। कौन से थे? फिट्ज जेम्स ने ये नाम दिया था। तो इसके दो फंक्शन हो गए। एक फंक्शन हो गया रेस्पिरेशन का, श्वसन का, और दूसरा हो गया जनन का, जिसमें ये कोशिका दो बराबर भागों में टूट जाती है। अब श्वसन का है तो इसमें दो बड़े ही इंपॉर्टेंट एंजाइम देखने को मिलते हैं, श्वसनीय एंजाइम, और वो एंजाइम होते हैं परऑक्सीडेज। वहां भी देखना माइटोकॉन्ड्रिया में तो आपको यही मिलेंगे, परऑक्सीडेज एंड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम अपन को देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन तो लिपोप्रोटीन की बनी है, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी है ना। तो यहाँ पे बात अपन ने मीजोसोम की करी है, तो लिख लो। देखो कोशिका झिल्ली में या प्लाज्मा झिल्ली या जैब झिल्ली या प्लाज्मा कला, एक ही बात है। कोशिका झिल्ली में अंतर्बलन पाए जाते हैं। इन फोल्डिंग्स पाई जाती हैं, इन्हें मीजोसोम कहते हैं। मीजोसोम नाम फिट्ज जेम्स ने दिया था। मीजोसोम नाम फिट्ज जेम्स ने दिया था। अगला पॉइंट लिखें, मीजोसोम का मुख्य कार्य श्वसन व जनन में सहायता करना होता है, सहायता करना।
अगला पॉइंट लिखे, मीजोसोम में श्वसनीय एंजाइम, रेस्पिरेटरी एंजाइम, परऑक्सीडेज व डिहाइड्रोजिनेज पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, मीजोसोम को प्रोकैरियोट का माइटोकॉन्ड्रिया मीजोसोम को प्रोकैरियोट का माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ आगे चले। अब इसमें देखें तो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा हमें? यूकैरियोट सेल में। कहाँ मिलेगा? यूकैरियोट सेल में। तो क्लोरोप्लास्ट के स्थान पर अब इसमें बर्डक भी मिलते हैं। तो बर्डक कहाँ होंगे? क्रोमैटोफोर पर। क्रोमैटोफोर पर पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं बर्डकी काय। क्या बोलते हैं? बर्डकी काय। तो लिखो, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। इसके स्थान पर बर्डकी काय, क्रोमैटोफोर्स पाए जाते हैं, जिन पर बर्डक स्थित होते हैं, जिस पर पिगमेंट सिचुएटेड होते हैं, स्थित होते हैं। पिगमेंट सिचुएटेड ऑन क्रोमैटोफोर्स। हाँ, इसके बाद बर्डकों के रूप में बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल व क्लोरोबियम क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए बी सी डी ये नहीं है, इनके स्थान पर क्या है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल, है ना। अब ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल और क्लोरोबियम क्लोरोफिल, ये ए और बी दो हैं। ये 650 660 वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये दो हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? 4। तो 4 टाइप के बर्डक जो हैं, पूछा जा सकता है कि कितने टाइप के बर्डक पाए जाते हैं। तो आपको नंबर पता है, और नहीं तो पता चलेगा कि 2 ही दिखते हैं अपन को, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और क्लोरोबियम क्लोरोफिल। तो इसके 2 हैं और इसके भी 2 हैं। तो 4 ये हो गए। टोटल अगर अपन देखें बर्डक तो 9 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 9। 5 मिलेंगे आपको यूकैरियोट। 5 कहाँ मिलेंगे? यूकैरियोट में मिलेंगे। क्लोरोफिल ए बी सी डी और ई तक, है ना। वो 4 ये मिल गए अपन को। ठीक है, तो है तो पिगमेंट ही। तो टोटल पिगमेंट 9 है, 4 जो कि बैक्टीरिया में है, 5 जो कि प्लांट्स में है। ठीक है, अब आगे आ जाएं। अब इसके बाद जो एक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम।
क्रिश्चियन ग्राम। ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने जीवाणुओं के अभिरंजन तकनीक का आविष्कार किया था। क्या किया? अभिरंजन समझते हैं, उसको रंगना, कलर करना, ठीक है। तो अभिरंजन जो तकनीक दी थी वो क्रिश्चियन ग्राम ने दी थी, ठीक है। तो ग्राम ने जो तकनीक दी तो इसमें इन्होंने देखा, इसके नाम से ही जो था कि दो प्रकार के बैक्टीरिया अपन को मिले अभिरंजन का, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ये जो ग्राम नाम है ये कहाँ से आया? वैज्ञानिक के नाम से आया। ग्राम कोई वो नहीं है किलोग्राम या मिलीग्राम, ऐसा नहीं है, ये नाम था। तो तकनीक का नाम ही हो गया, ठीक है ना, क्या? ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम स्टेनिंग जिसको अपन कहते हैं, ग्राम अभिरंजन तकनीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम अभिरंजन तकनीक बोलते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव वाली बात करी, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव जो थे जो कलर ले लिया, रंगे, और ग्राम नेगेटिव जो थे जिन्होंने कलर नहीं लिया। अब इसमें अपन देखें तो इसमें करते क्या है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए केमिकल कौन से होते हैं, किस केमिकल का यूज किया जाता है। कई बार पूछ लेते, सीक्वेंस पूछ लेते कि बैक्टीरिया की ग्राम तकनीक जो है, स्टेनिंग तकनीक, उसमें कौन कौन से केमिकल यूज करते हैं, वो सीरियल में लिखे हुए हैं। अब सीरियल ऊपर से नीचे कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। तो अगर आपको पता है तो आंसर सही है आपको। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्रिस्टल वायलेट, जिससे वायलेट कलर आता है। फिर हम लेते हैं आयोडीन। क्या लेते हैं? आयोडीन लेते हैं, ठीक है। पहले तो हम इससे कलर करते हैं, फिर इससे धुलते हैं, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट आता है किसका? इथाइल अल्कोहल। अरे ये गायब हो गया है, चलो कोई नहीं। अपन ने क्रिस्टल वायलेट, दूसरा हो गया आयोडीन सॉल्यूशन, फिर अपन ने इथाइल अल्कोहल से वॉश किया, और फिर अपन ने सेफ्रिन से यूज किया। सेफ्रिन, कई बार हम सेफ्रिन नहीं डालते तो भी हमारा काम हो जाता है। तो 1 2 3 और ये 4, ये सीक्वेंस है क्रिस्टल वायलेट की, आयोडीन की और इथाइल अल्कोहल और सेफ्रिन से अपन करते हैं, है ना। तो अगर बैक्टीरिया कलरफुल हो गया, यानी ये बैक्टीरिया था और इसमें ये कलर आ गया, तो ये कलर आ गया, ये अपन को कैसा दिख रहा है? वायलेट दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? वायलेट दिख रहा है अपन को। तो वायलेट होने का मतलब ये है कि ये ग्राम पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया? ये ग्राम पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और दूसरा जो बैक्टीरिया हम देखेंगे, ये बैक्टीरिया जिसमें कोई कलर नहीं लिया, ये क्या हो गया? ग्राम नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमें वायलेट दिख रहा है, और ये हमें ग्राम जो नेगेटिव है ये अपन को पूरा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, इसने कोई कलर नहीं लिया। तो दो टाइप के बैक्टीरिया अपन को मिले। जो तुम्हारे दही का बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है। कैसा है? वो कलर ले लेता है। तो तुमने कभी प्रयोगशाला में अपने लेबोरेटरी में बीएससी में कराते हैं, दही के बैक्टीरिया से कराते हैं, कभी करा हो? नहीं ध्यान आ रहा है ना। ऐसे ही लिख लिया था फाइल में, अपन ने किया नहीं इसमें, है ना। दिखते हैं ये रॉड शेप बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस में दिखते हैं। दही में कौन से होते हैं? लैक्टोबैसिलस होते हैं। तो बहुत क्लियर दिखते हैं। अब बात ये है कि ये जो कलर था वो इसने तो ले लिया, इसने नहीं लिया, तो इसलिए कलरफुल नहीं हुए ये, इसलिए ग्राम नेगेटिव कहलाए। क्या कहलाए? ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो अपन ने सॉल्यूशन तो वही यूज करे। तो अब फर्क क्या था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, कि कलर क्यों नहीं लिया? दो चीजें हैं। अब क्या हो सकता है कलर क्यों नहीं लिया? कोई आइडिया पीछे? क्यों नहीं रंगे? अभिरंजित क्यों नहीं हुए? ये कलर सब एक्वस, क्रिस्टल वायलेट भी जल में बनाया गया है,
आयोडीन भी जल में बनाई गई, ये एथाइल अल्कोहल सेफनिन भी जल में बनाई गई। तो इसका मतलब जल अगर प्रवेश कर जाता है कोशिका में तो कलर भी चला जाएगा, तो ग्राम पॉजिटिव हो जाएगा है। तो क्यों है जल स्नेही? इसकी वजह से उसकी नेचर क्या है? जल स्नेही। कैसी है? जल स्नेही। और इसकी नेचर जल विरागी। क्यों भाई ऐसा? इसकी सेल वॉल में क्या है? वहां तो टिकोइक अम्ल मिल गया अपन को। क्या मिल गया? टिकोइक अम्ल, टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड कैसा है? हाइड्रोफिलिक है, जल स्नेही है, तो सेल वॉल में आसानी से चला गया। अब अपन ने अपने पास दो चीजें हैं। अपने पास ये कागज है, इस पे अपन अभी लिख रहे हैं, लिखा जा रहा है, इंक से लिख रहे हैं। इंक है ना, रंग है ना, ये डाई है ना, ठीक है। चलो इससे भी छोड़ दें हम जल में पानी वो घोलें, रंग घोलें थोड़ा सा, और इसको पेज के ऊपर डाल दें तो वो पूरा पेज आपका रंग जाएगा, रंग जाएगा। अब आप क्या करो, इसी पेज पे पूरे में वैक्स लगा लो, ऑयल लगा लो। क्या लगा लो? ऑयल लगा लो। तेल में डुबो लो या तेल लगा दो, और उसके बाद फिर आप उसके ऊपर रंग डालोगे तो रंग उस पर चढ़ेगा ही नहीं। आपका पेन भी नहीं चलेगा उस पर। चलेगा क्या? क्यों नहीं? क्यों चलेगा? क्यों नहीं चलेगा भाई? अब उसमें पानी भी नहीं जा रहा है, यानी अगर आपने ऑयल लगा लिया तो पानी भी नहीं फैलेगा, नहीं तो ये कागज गीला हो जाएगा। अभी पानी डालोगे तो कागज गीला हो जाएगा, लेकिन पूरे में ऑयल लगा दिया ना तो कागज गीला नहीं होगा, आपका पानी एज इट इज बना रहेगा। जितनी पत्तियां होती हैं ऊपर से चिकनी होती है ना डाइकॉट में, पानी की बूंद उसमें फैलती नहीं है, मोती की तरह रखी रहती है, क्योंकि उसके ऊपर वैक्स होता है। क्या होता है? वैक्स होता है ना? होता है कि नहीं होता? तो इस सेल वॉल जो में क्या है? लिपिड है। क्या है? लिपिड है। तो लिपिड की नेचर क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। कैसी होती है? जल विरागी होती है। तो अब इसमें ये सॉल्यूशन जो था वो इसकी सेल वॉल में एंट्री नहीं की उसने। क्यों? क्योंकि लिपिड से बनी है, सेल वॉल में लिपिड है। क्या है? लिपिड है। तो लिपिड अब हमेशा क्या मिलेगा? जल विरागी। क्या मिलेगा? हाइड्रोफोबिक मिलेगा। तो वो अंदर नहीं घुसने से जैसे जीवाणु थे वो वैसे ही रह गए, लेकिन टिकोइक अम्ल की नेचर जो थी वो जल स्नेही थी, इसमें आसानी से रंग चला गया, इसलिए कैसे हो गए? रंगीन हो गए, ये कलरफुल हो गए। कैसे हो गए? कलरफुल हो गए। तो तुम्हारा दही का जीवाणु है वो कलरफुल है, माइक्रोकोकस है वो भी तुम्हारा ग्राम पॉजिटिव है। अधिकांशतः ग्राम, कुछ एक छोड़ दें, मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपने लिए फायदेमंद होते हैं। क्या होते हैं? फायदेमंद होते हैं। तो दही का जीवाणु तुम तो रोज ही खा रहे हो, दही खाते हैं ना अपन, है ना? तो अपने लिए फायदेमंद है कि आपके अंदर जाके वो आपकी रिपेयरिंग भी करता है, तो बहुत सारे काम करता है, ठीक है ना? और ग्राम नेगेटिव, अधिकांशतः बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव जो हैं वो सबसे खतरनाक हैं, जो खतरनाक बीमारियां उत्पन्न करते हैं। चाहे तुम्हारे हैजा का हो, चाहे डिसेंट्री का हो, चाहे डायरिया का हो, ठीक है ना, चाहे टाइफाइड का हो, सारे के सारे कैसे हैं? ये रोगकारी। कैसे हैं? वायरुलेंट होते हैं। कैसे होते हैं? वायरुलेंट। वायरुलेंट समझे ना? उग्र, निमोनिया का हो चाहे, सब उग्र हैं, तुरंत बीमारी कॉज करेंगे, है ना? कौन से? ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना? तो इनकी सेल वॉल में लिपिड होने के कारण ही ये जल को अंदर प्रवेश नहीं करने देते, तो वो रंगता नहीं है जीवाणु, एज इट इज रह जाता है। तो चाहे वो कॉलरा का जीवाणु हो, चाहे टाइफाइड का हो, चाहे निमोनिया का हो, वो सारे के सारे ग्राम नेगेटिव। तो दिमाग में एक बात रखें कि ग्राम नेगेटिव जो होते हैं वो खतरनाक हैं, उग्र जीवाणु हैं अधिकांशतः, ठीक है ना? अब अपन टीबी के जीवाणु की बात करें तो वो ग्राम पॉजिटिव है तो टीबी बड़ी खतरनाक, लेकिन कुछ एक अपवाद हैं जो एग्जाम्पल हैं जो ग्राम पॉजिटिव में आते हैं। ट्यूबरकुलोसिस है ना, वो ग्राम पॉजिटिव है, और मैंने आपसे कहा कि अधिकांशतः ग्राम पॉजिटिव अच्छे जीवाणु हैं, लेकिन वो एक एग्जाम्पल अपन को कैसा मिला? खतरनाक मिला है। क्योंकि टीबी का भी इलाज 2 साल 1 साल सालों चलता है कि नहीं चलता है?
ठीक है। अब वहीं देखें, निमोनिया देखें, टाइफाइड देखें, तो निमोनिया में भी खतरनाक इलाज है, उसमें भी चलता है बेटा, तो वो ग्राम नेगेटिव है। क्या है वो? तो अधिकांशता देखें तो ग्राम पॉजिटिव अच्छे हैं और ग्राम नेगेटिव उग्र हैं, जो रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो, इस पॉइंट को। जीवाणुओं की ग्राम अभिरंजन तकनीक का आविष्कार ग्राम अभिरंजन तकनीक का आविष्कार क्रिश्चियन ग्राम ने किया था। किसने किया था? क्रिश्चियन ग्राम ने किया था। अगला पॉइंट, अभिरंजन के आधार पर दो प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। नीचे लिखें ग्राम पॉजिटिव और आगे डैश करके लिखें इनकी कोशिका भित्ति में टिकोइक अम्ल पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति में टिकोइक अम्ल पाया जाता है, जो जल स्नेही होता है। क्या होता है? जल स्नेही होता है। नीचे लिखें ग्राम, अच्छा इसमें उदाहरण लिख लें ग्राम पॉजिटिव के। एग्जाम्पल, लैक्टोबैसिलस, दूसरा है माइक्रोकोकस, अगला पॉइंट ग्राम नेगेटिव। हाँ लिखो, इनकी कोशिका भित्ति में लिपिड पाया जाता है, जिससे ये अभिरंजित नहीं होते हैं। अभिरंजित नहीं होते हैं। लिपिड की नेचर, प्रकृति जल विरागी होती है। हाइड्रोफोबिक होती है, जल विरागी होती है। उदाहरण देखें इसमें, मैंने आपसे कहा टाइफाइड, निमोनिया, निमोनिया, इत्यादि। कॉलरा वलरस बहुत सारे हैं, डायरिया, डिसेंट्री, सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप कहीं साइड में ये इनका स्टेनिंग लिख सकते हैं कि भाई ये स्टेन इससे करते हैं बैक्टीरिया की, सीक्वेंस पे लिख सकते हैं।
ठीक है, अभी कल पढ़ाऊंगा बेटा। अभी थोड़ा स्लो चल रहे हैं अपन, कुछ बच्चे बीच में आएंगे जो परेशान हो गए। जैसे तुम अभी आ रहे हो ना, इसीलिए तो आ रहे हो। तुम लेट आए थे, नहीं आए थे लेट, इसका तो लिखा हुआ है। तो तू लेट कहाँ आई थी? पहले आ गई थी, लेकिन बीच में बहुत गायब रही थी। अलवर के हो ना तुम? हैं? पाली के अलवर वाली कहाँ की बच्ची हो? हैं? यही? अच्छा, ये बंद कहाँ से होगा? हैं? तो फिजिक्स तुम्हारी कंप्लीट नहीं हुई है? चलो एक बार करना था तो उसमें एक पेज नहीं बोलिए ना क्या करूँ बनने भी चाहिए सर।